सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और नोटिफिकेशन आता रहे। नमस्कार, मैं मानस जैन स्वागत करता हूं आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हमारे साथ हैं मोटिवेशनल योगी मिस्टर विजेंद्र सिंह सर, जिनसे हम आज योग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। आपके द्वारा भेजे गए सवाल जो थे वो हम सर से पूछेंगे और उनके जवाब जानेंगे और आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्वागत करते हैं हम सर का हमारे चैनल पर। धन्यवाद मानस जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बैठकर और मैं बधाई देना चाहूँगा। आप सब ने जो प्रश्न किए हैं कोशिश करेंगे हम उन सभी का जवाब दे पाए। बिल्कुल, तो आपकी इजाज़त हो तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, योग क्या है? योग क्या है? अगर कम से कम शब्दों में मैं योग को डिफाइन करना चाहूँ तो योग जीवन जीने की कला है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया है, योगः कर्मसु कौशलम। योग है कर्मों की कुशलता। तो बस यही है योग जी। तो हमारा अगले सवाल पर आते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई एज लिमिट होती है योगा के लिए, पर्टिकुलर एज में आके ही आपको योगा स्टार्ट करना पड़ता है? जी हाँ, जब मनुष्य का जन्म होता है, हम छोटे होते हैं, उस समय हमारे शरीर में हड्डियों की जो संख्या है वो 300 के प्लस होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे हड्डियां आपस में मर्ज होके कम हो जाती हैं और एक अडल्ट में जो बोन्स की क्वांटिटी है वो 206 होती है, डायरेक्ट 100 कम हो जाती है। जी हाँ, तो आप सोचिए कि इतनी हड्डियां अगर बढ़ी हुई हैं, उस दौरान भी यदि अभ्यास किया जाएगा तो अभ्यास का लेवल ही कुछ और होगा, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी अधिक रहती है। जितनी कम आयु है फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अधिक होती है। लेकिन मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि 8 वर्ष से लेकर और 80-90 आराम से आप योगा कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। मैक्सिमम लिमिट क्या है कि किस उम्र तक योगा कर सकते हैं? नहीं, हमें अभी भी 100 वर्ष की एक महिला है तमिलनाडु में, उनकी भी वीडियोज अभी उपलब्ध होती हैं, वो अभी तक योग कर सकती हैं, तो नो लिमिट। बहुत अच्छी बात है, सुन के मुझे। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल है, आज वर्तमान के समय में देखा जाता है योग से कई बीमारियां ठीक हो रही है, कहाँ तक ठीक है या नहीं है? जी हाँ, लोग जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले होम रेमेडीज यूज करते हैं। घर की चिकित्सा अपने किचन से जो प्रारंभ होती है, उसके बाद हम पूछते हैं किसी से कि जो हमें समस्या हुई है उससे रिलेटेड कौन बेहतर डॉक्टर है, वहां जाने की कोशिश करते हैं। पूरे जब थक हार कर जब समस्याएं ठीक नहीं होती हैं तब जाकर ये होता है चलिए योग को भी ट्राई कर लिया जाता है। जब योग करते हैं धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट देखे जाते हैं तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, कुछ ऐसा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि योग से उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे जीवन ऐसे हैं आज जिन्होंने योग से अपने आप को स्वस्थ करके अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया है। जी, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, क्या योगा को मेडिसिन के विकल्प के रूप में लिया जा सकता है? क्या अगर लोग योग कर रहे हैं तो मेडिसिन छोड़ी जा सकती है? हाँ, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि योग अभी वर्तमान में दवाओं का विकल्प होता जा रहा है, क्योंकि आज के समय में हम 21st सेंचुरी में सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज के समय में MBBS डॉक्टर्स भी, आप उनके पास जाते हैं तो दे प्रेफर्ड कि आप जाके योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, यू फील बेटर, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा जब कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिन पे शायद योग इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता होगा, बहुत फास्ट वर्क नहीं कर पाता है, जहाँ बहुत जल्दी हमें रिकवर होने या संभलने की आवश्यकता है, वहाँ हमें एलोपैथ का सहारा लेना चाहिए। तो वहाँ एलोपैथ आवश्यक भी है। तो हमारा अगला सवाल है, आपने योग को अपने शिक्षा को इसी रूप में प्रोफेशन के रूप में ही क्यों चुना कि मुझे योग ही करना है?
जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है ये पर्सनल सवाल है मेरे लिए। तो योग, जब मैं एजुकेशन, अपनी बेसिक एजुकेशन कर रहा था, तो मेरा स्टडी हुआ है गुरुकुल में, जहाँ गुरु ग्रह पर निवास करके ही हमें अध्ययन करना होता है। तो ऐसी जगह पर मेरा स्टडी हुआ है, बेसिक स्टडी। वहाँ पर सब कंपलसरी था सभी को कि आपको योग प्रतिदिन सुबह उठ के करना ही है, कंपलसरी था। और योग से मुझे व्यक्तिगत कुछ लाभ मिले हैं, तो मुझे लगा कि यदि मैं लाभ ले सकता हूँ तो बाकी सब क्यों नहीं। ये एक बहुत बड़ा शायद चेंज रहा है कि मैंने अपने शिक्षा के फील्ड को छोड़कर, अपने शिक्षा के करियर को छोड़कर, इस करियर को इसलिए ऑप्ट किया कि मैं बड़ा सेल्फिश हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। और मुझे योग से सरल कोई और माध्यम लगा ही नहीं जी, सबसे सरल माध्यम ये लगा, इसलिए आई ऑप्ट इट। और मैं आज भी अपने निर्णय पर गर्व करता हूँ कि मैं आज योग का स्टूडेंट हूँ। अच्छी बात है। तो हमारा अगला सवाल है, जैसे देखा जाता है कि डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन किया जाता है, तो क्या हर बीमारी के लिए अलग अलग पर्टिकुलर आसन होते हैं कि वो करेंगे तो ही स्वस्थ रह सकते हैं, वो बीमारी से दूर रह सकते हैं? जी हाँ, आज के समय में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि बस कुछ एक ऐसा मिल जाए कि वो मैं कर लूँ तो ठीक हो जाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम खाना भी खाते हैं तो हमारे खाने में वैरायटीज होती हैं। हम खाने को विभिन्न तरीकों से बदल बदल कर अलग अलग डिशेस के साथ, अलग अलग कलर्स के साथ यूज करते हैं। तो योग, एक ही योग हमारे पूरी बीमारी में कैसे फायदा कर सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन लोग अपने आप को समझाने के लिए शायद एक ही अभ्यास करते रहते हैं और जीवन पर्यंत करते रहते हैं, इसलिए शायद उनको रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं मिलते होंगे, फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि एक पूरा बंच होना चाहिए, उस पूरे बंच के साथ वो अभ्यास करें जिसमें प्राणायाम का भी समावेश हो, उसके साथ साथ ध्यान मेडिटेशन का भी समावेश हो, आसनों का भी कुछ समावेश हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल पूरे शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए योग है। यदि एक आसन से पूरा लाभ मिल जाएगा तो शायद योग की उपादेयता समाप्त हो जाएगी। तो एक आसन एक बीमारी के लिए शायद पर्याप्त नहीं होगा। मतलब जो बीमारी उसके लिए जो आसन है वो सब करना जरूरी है। हाँ, बंच ऑफ आसनास आप अप्लाई करें तो शायद बेटर रिजल्ट आप ले पाएंगे। तो एक मतलब योग को समय कितना देना चाहिए, एक स्वस्थ आदमी को कितना समय देना चाहिए? जी हाँ, योग को समय देने का ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि योग को समय देना नहीं है, योग आपके जीवन का अंग बन जाए, है ना। जब आप योग नहीं करें तब आपको ऐसा लगे कि कुछ छूट रहा है, लैक ऑफ समथिंग, आई मिस समथिंग, कमी लगना चाहिए। हाँ, तो ऐसा करेंगे तो समय नहीं देना पड़ेगा। और समय की जहाँ तक बात आती है कि एक टारगेट बना लें कि 24 घंटे में यदि स्वस्थ रहना है तो 24 घंटे से एक एक मिनट यदि निकाला जाए तो 24 मिनट होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आधा घंटा तो हमें योग को कम से कम एटलीस्ट देना ही चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। हमारा अगला सवाल है, योग करने का कोई पर्टिकुलर स्थान होता है, किस एटमॉस्फेयर में योगा करना चाहिए या क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, योग के लिए स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम विद्यालय जाते थे तो हमारा स्थान निर्धारित होता था कि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला हूँ, फर्स्ट बेंच के लेफ्ट साइड में बैठने वाला हूँ। वहाँ हमारा ओरा साथ में वर्क करता है, हमारा बाहरी शरीर का ओरा हमारे साथ में चलता है और उससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या परिस्थितियां निर्मित होने वाली है। जी। हम एक ही जगह पर बैठकर यदि बार बार अभ्यास करते हैं तो वो जगह एनर्जाइज हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है और हमें कम समय में अधिक लाभ मिलता है। तो कोशिश करें कि हवादार जगह हो। हवादार जगह नहीं है, बंद कमरे में आपको करना है तो एक घी का दीपक आप लगा लें, उससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी और शायद आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और योग करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। सुबह के समय आप योग का अभ्यास करें। स्थान एक निर्धारित होगा तो आपको बार बार ये नहीं सर्च करना पड़ेगा कि आज कहाँ करें, कल कहाँ करें। हम पहले से प्रिपेयर होंगे कि हाँ इस समय हमें वहाँ जाकर और अभ्यास करना है।
तो क्या ऐसा भी होता है जैसे कई लोग जैसे योगा सेंटर जाते हैं तो वहाँ एसी चल रहा है, फैन चल रहे हैं, तो क्या उसके अंदर में भी करा जा सकता है? देखिए, इसके पीछे एक विचारधारा है। पहले के समय में लोग देखते थे कि लोग ऋषि मुनि कंदराओं में जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं, काफ़ी ठंडा वातावरण होता है और वहाँ जाके अभ्यास करते हैं। आज के समय में लोग पसीने से, स्वेटिंग से बड़े घबराते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, इचिंग टाइप होने लगता है और कंफर्ट जोन से वो बाहर चले जाते हैं। योग का अर्थ वैसे पसीना निकालना तो है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि वही माहौल यदि एक रूम में दे दिया जाए, हालांकि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, यदि खुले में करेंगे तो उससे अधिक कहीं लाभ हमें मिलने वाला है, लेकिन वो माहौल तैयार करते हैं क्योंकि आज योग प्रोफेशनल हो गया है, ये एक बिजनेस पॉइंट हो गया है, इसलिए ऐसा किया जाता है कि योग कक्षाओं में या योगा सेंटर्स पे आज एसी या बंद कमरों का यूज किया जाता है। मतलब मेरी दृष्टि में, या मैं कहूँ कि योग की दृष्टि में, ये बहुत अनुकूल नहीं है। जितना नेचुरल हो तो अच्छा है। जितना नेचुरल अपने आप को बना के रख सकते हैं, नेचर से जुड़ने का नाम ही योग है वैसे, तो नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। हमारा अगला सवाल है कि जैसे देखा जाता है कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं या हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनको वो गाइड करा जाता है कि आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो इंजरीज हो सकती है। क्या योग में भी ऐसा कुछ होता है कि पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी पड़ती है? जी हाँ, क्योंकि योग केवल शरीर को सुदृढ़ बनाना, मांसपेशियों को बलिष्ठ करना ही नहीं है। योग हमारी, मैंने बताया कि होलिस्टिक अप्रोच है, स्वास्थ्य की संपूर्ण विधा है। तो इससे हमारे ब्रेन, उसके बाद हमारा पूरा शरीर, इंटरनल, एक्सटर्नल, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सब जुड़ा हुआ है। योग एक साधना के रूप में भी है, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं। तो मैं कहूँगा कि साधना के दौरान जितना भी आप सात्विक आहार लें, सात्विक आहार 3 तरह का आप देखिए। सबसे पहले आहार में गुणवत्ता होनी चाहिए कि वह आहार फ्रेश हो, ताजा हो। ताजा आहार ही हमारे शरीर के लिए ज़्यादा पौष्टिक होता है। दूसरा होना चाहिए कि आहार में पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तीसरा, वो आहार डाइजेस्टिव होना चाहिए, बहुत जल्दी शरीर में जाके जो पच जाए, जिसमें वाटर कंटेंट अधिक हो। ऐसा आहार यदि हम लेंगे तो वो हमारी साधना को सहयोग करेगा, बुरे विचार नहीं आएंगे, है ना, बार बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, शरीर में वात नहीं बढ़ेगी। ये सात्विक आहार के गुण हैं जो हमें साधना के दौरान चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला, बट मैं आपसे पूछना है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में देखा जाता है कि लोग एक हफ्ते का फूड बना के फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? ये उन जगहों की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर क्लाइमेट हमसे कम रहता है, ठंडा रहता है, ठंडे प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं। वहाँ उनको अपनी सुविधा के अनुसार शायद ये ऐसा करना पड़ता होगा, लेकिन हम उष्ण प्रदेश के निवासी हैं, हमारे यहाँ सारी चीज़ें हर समय उपलब्ध होती हैं। तो यदि उपलब्धता है तो आप फ्रोजन न खाएं, मेरा ये निवेदन रहेगा। जी, अच्छी बात है। तो क्या इसको बिजनेस के विकल्प में भी, मतलब इसको बिजनेस भी कहा जा सकता है योग को? जी हाँ, आज के समय में तो योग काफ़ी बड़ा बिजनेस बन चुका है और इसका पूरा श्रेय जाता है स्वामी रामदेव जी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जब 2015 से हम 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बाद से हमारी जो योगा की इंडस्ट्री है वो 1500 मिलियंस से ग्रो कर रही है एवरी ईयर। तो इतना बड़ा स्कोप है, तो आई थिंक ये बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो अगला सवाल है कि क्या योगा करने से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, सीवियर इंजरी हो सकती है? जी हाँ, योग करने से साइड इफेक्ट की जहाँ तक बात आती है तो ये मैं बड़ा साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि जो योग नहीं करते हैं उनको लाभ नहीं मिलता है ना। ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, अगर समझ में आ जाता है तो आप इसे करना अवश्य शुरू करें, अन्यथा साइड इफेक्ट के साथ ही हम जी रहे हैं। और जो जहाँ तक आसनों की बात है
आसनों में कुछ ऐसा है कि यदि आप किसी की गाइडेंस में अभ्यास कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप बगैर किसी की गाइडेंस के अभ्यास कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है, शरीर वार्म अप हो जाता है, उसके बाद हमारा बहुत मन करता है कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है शरीर की, तो कहीं से खींच लें, जो नहीं होता अभ्यास उसको करना शुरू कर दें, बहुत जोश में आके अभ्यास करने लग जाते हैं, तो इंजरी होने के कुछ प्रतिशत चांस रहते हैं। तो बस इसके लिए सावधानी केवल इतनी सी रखें कि किसी की गाइडेंस में अभ्यास करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है लाइफ टाइम। इवन प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कोई इक्विपमेंट्स भी यूज करना पड़ता है, मतलब योगा में कुछ इक्विपमेंट्स? हाँ, योगा में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आज के समय में प्रयोग किए जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैट तो सभी यूज़ करते हैं, उसके साथ कुछ क्यूब्स आती हैं वो भी यूज़ करते हैं। उसके बाद रोप्स आती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं। सीटिंग चेयर्स आती हैं कंफर्टेबल, जिसको मेडिटेशन चेयर बोला जाता है, वो भी यूज़ की जाती हैं। बॉल्स हैं, एयर बॉल्स हैं, जिम बॉल्स जो होती हैं, कुछ आसनों का अभ्यास करने के लिए उनको भी यूज़ किया जाता है। वो सारे के सारे इक्विपमेंट हैं, लेकिन वो सब एडवांस लेवल के अभ्यास के लिए हैं। प्राइमरी लेवल पर यदि आपको अभ्यास करना है, कोई भी अभ्यास करना चाहता है, तो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी एक चादर से ही अपने योग अभ्यास को प्रारंभ कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट। हाँ, एक ये शरीर रूपी इक्विपमेंट जरूर लगेगा, इसका उपयोग वो बेहतर करे बस। बिल्कुल सही है। बट जैसे कि देखा जाता है कि जिम में लोग प्रोटेक्टिव गार्ड्स और सब चीज़ें पहनते हैं, अगर वो नहीं पहना है तो हेवी अब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कैसे योगा में भी चीज़ें पहनना पड़ती हैं? ये बहुत अच्छी बात मुझे योग की लगी, क्योंकि मैंने पहले बताया, क्योंकि मैं बड़ा सेल्फिश हूँ। सेल्फिश से मतलब कि मुझे स्वास्थ्य चाहिए, हाउ एनी कंडीशन, किसी भी शर्त पर मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ और ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता हूँ। तो इसमें योग सबसे बेहतर इसलिए है कि यहाँ केवल आप अपने वजन के साथ ही सारे अभ्यास करते हैं। यहाँ किसी प्रोटेक्टर की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी सेफ्टी इक्विपमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है और किसी प्रोब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बगैर इनके भी अपने अभ्यास को एक उन्नत लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। यदि लोग योगा क्लास ज्वाइन करते हैं तो उनको कुछ स्पेशली तैयारी करना पड़ती है? योग कक्षा ज्वाइन करने के लिए तैयारी एक समय की ही है। आपको जो टाइम सूटेबल है आप उस समय का चयन करें और योगाभ्यास आप प्रारंभ कर दें। उसके लिए शरीर तैयार होना चाहिए, बाकी और बाहरी तैयारियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे पेट साफ हो, शरीर में थकान ना हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो। यदि आपके शरीर में कोई व्याधि, बीमारी, रोग यदि कोई है तो आप डिस्क्लोज ना करें, उसको कवर ना करें, उसको डिस्कवर कर दें। अपने शिक्षक को वो जरूर बताएं कि उसको ध्यान में रखते हुए वो आपको अभ्यास करवा पाए। अब अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, धर्म विशेष से योग का क्या संबंध हो सकता है? धर्म विशेष से योग का क्या संबंध है? इसमें मुझे एक श्लोक याद आता है कि इदम निजः परो वैति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका हृदय उदार है, बड़ा हृदय है, उनके लिए छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से योग काम कर रहा है, तो यार धर्म की बात ही नहीं आती है, क्योंकि श्वास हर व्यक्ति लेता है, शरीर के साथ स्ट्रेचिंग का कार्य हर व्यक्ति करता है और इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं योग में। अपने आप को जीवन जीने की कला है ये, तो जीवन जीने की कला हर व्यक्ति को नेसेसरी है, चाहिए। तो योग धर्म निरपेक्ष है, सभी करें, क्योंकि सब एक जैसे रहते हैं। बिल्कुल अच्छी। तो अगला सवाल है कि जैसे अगर कोई योगा क्लास लेता है, योग सिखाता है, तो जो मतलब पब्लिक के सामने बोलना उसका भय हो, तो वो कैसे उसको दूर कर सकते हैं? जी हाँ, भय उन्हीं चीजों से होता है जिनको अभी हमने फेस नहीं किया है। जैसे जैसे फेस करने लगेंगे तो भय दूर होने लगता है। भय का भूत भागने लगता है जब हम फेस करना शुरू करते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति के अंदर सन्निहित शक्तियों का पूर्ण प्रदर्शन ही योग है। आप धीरे धीरे जब अभ्यास करने लगेंगे तो आपको सत्य से जुड़ने का अवसर मिलेगा, और सत्य से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, दैट्स ऑल्सो ए आर्ट। ये भी एक अपने आप में कला है। तो उस कला के आप धीरे धीरे माहिर हो जाएंगे। ये अभ्यास की भी बात है और प्रैक्टिस की भी बात है ना? चलिए अच्छी बात है। हम अगले सवाल आप पे आते हैं। क्या मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्या योग काफ़ी, अगर आप योग करते हैं तो क्या वो इनफ है? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बाकी सभी एस्पेक्ट, स्विमिंग है, जिम है, जॉगिंग है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, ढेर सारे विकल्प हैं, सबको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी में कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल टच को छोड़ दिया जाता है। इमोशंस वहाँ काम नहीं करते, है ना? यहाँ पर केवल फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। और योग इस सर्वांगीण विकास को पूर्ण करने में अपने आप में बहुत समृद्ध है। तो इट्स इनफ फॉर कंप्लीट हेल्थ। अच्छी बात है। अब अगले सवाल पर आते हैं। योगा का जनक कौन है? योग का जनक यदि देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, बहुत विस्तृत है, बहुत समृद्ध है। और इस प्राचीन संस्कृति का जो आगम हुआ है बुक फॉर्म में, वो सबसे प्राचीन पुस्तकें हमें वेद मिलते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों ही वेदों में कहीं 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 योग का अंश हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं महर्षि पतंजलि जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने योग को लिपिबद्ध करके एक सूत्र में पिरोकर योग दर्शन के रूप में हमें उपलब्ध करा दिया। तो योग के जनक हमारे लिए महर्षि पतंजलि जी ही हैं। जी। तो आते हैं अगले सवाल पर कि हम डेली लाइफ में योगा को कैसे इंक्लूड करा जा सकता है? हाँ, लोग बड़े घबराए रहते हैं कि योग करना है तो पेट साफ होना चाहिए, योग करना है तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ढेर सारी विसंगतियां व्यक्तियों के साथ रहती हैं, इसलिए घबरा के शायद वो ज्वाइन ही नहीं कर पाते या प्रारंभ ही नहीं कर पाते। जी। तो योग केवल 1 घंटा ऑन द मैट जो किया जाता है वही योग नहीं है। योग का जहां नाम आता है वहां पर अष्टांग योग की हम बात करते हैं, जिसके 8 लिम्स हैं, 8 लिम्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो यम और नियम है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत और सामाजिक है। इन यम और नियम की यदि मैं और बात करूं तो इसमें वो सारे अंग इंक्लूड किए गए हैं जो केवल हमारे व्यवहारिक पक्ष को सुधारते हैं। जी। तो व्यवहारिक पक्ष यदि सुधर रहा है हमारा तो हम यम नियम का अभ्यास करें, आसन प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, ये हम कहीं कक्षा में जाके कर सकते हैं। और उसके बाद जो 3 अंतरंग योग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हम कहीं भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के पूरे जीवन का निष्कर्ष इन 8 अंगों में हो जाता है। तो ये आप अपने जीवन में धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को और उन्नत बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि आसनों को केवल छोड़ दिया जाए या प्राणायाम को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी भाग हैं वो हमारे दैनिक लाइफ में ही काम आते हैं। जैसे सत्य का ग्रहण करना, असत्य को छोड़ देना, चोरी नहीं करना मन वचन कर्म से, उसके बाद आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करना, ये सारी चीजें क्या है, भाग योग का ही है। लेकिन केवल आसनों के अभ्यास में ये हमारे पास नहीं आते हैं। यम नियम का भी जब हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में योग आने लग जाएगा। डू द योगा ऑफ द मैट। जी, तो अच्छी बात है। तो आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे देखा गया है कि अभी पूरे वर्ल्ड में योगा बहुत चल रहा है, जगह जगह योगा सेंटर्स खोल रहे हैं, तो क्या योगा सेंटर खोलना इतना आसान है कि जैसे अगर मैं सिखाना चाहूँ तो क्या मैं योगा सेंटर खोल सकता हूँ? देखिए, यदि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो कोई भी योग सेंटर खोल सकता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं आपसे ही पूछना चाहूँ कि स्वामी रामदेव जी के पास कितनी डिग्रियां थी जब उन्होंने योग सिखाना प्रारंभ किया था?
पता नहीं पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनके पास शायद उनके पास एजुकेशन की भी इतनी डिग्रियां नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पढ़ते थे वो आर्ष विद्या ग्रहण की है उन्होंने, जिसमें एग्जाम नहीं होती है, कोई बोर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है। जैसे एमपी बोर्ड होता है, जैसे हरियाणा बोर्ड होता है, सीबीएसई, आईसीएसई में जितने भी बोर्ड्स होते हैं वो सब एग्जाम से वो परे थे। उन्होंने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनके पास जो अनुभव था वो उन्होंने लोगों को देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोगों को लाभ मिला, उस चीज के बेनिफिट्स उनको पता चले और योग का प्रचार होना प्रारंभ हो गया। आज रामदेव जी इतनी बड़ी हस्ती हैं और आज उन्होंने योग का इतना प्रचार किया है कि आज वो सबको डिग्रियां बांटते हैं। तो कोई भी डिग्री आप ले लें, लेकिन यदि अनुभव नहीं है तो डिग्री काम की नहीं है। अगर आपके पास अनुभव है तो डिग्री काम की नहीं है। ये अगर है तो आप कहीं भी सेंटर खोल सकते हैं और अपना सेंटर रन कर सकते हैं। उसके लिए जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, नगर पालिक, नगर निगम, उसके जो लाइसेंस होते हैं वो अनिवार्य हैं, अन्यथा आप अपने अनुभव को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। देखा गया है कि जैसे लोग योगा करना छोड़ देते हैं, बहुत गैपिंग हो जाती है, तो क्या वापस उस स्टेज पे आए थे? जिम में देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि अगर आप जिमिंग छोड़ दो बीच में तो आप जैसे थे वैसे ही वापस हो जाओगे। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि योग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपने जितना अभ्यास कर लिया है वो आपको जो लाभ मिला है वो योग से स्थायी रूप से लाभ मिलता है। टेम्परेरी लाभ की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जितना अभ्यास किया है वो स्थायी रहेगा और आप कितने दिन भी गैप हो जाए आपका, उसके बाद आप कैरी ऑन करेंगे तो एक सप्ताह से लेके और 10 दिन का समय लगेगा, आप फिर से पिकअप कर लेंगे सब, वापस वहीं से कैरी ऑन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीवन में योगा का क्या महत्व है? जीवन में योग का क्या महत्व है? आज के समय में, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहता है कि चहुमुखी विकास हो, है ना? और चहुमुखी विकास का यदि कोई विकल्प है तो वो हमें अपनाना चाहिए और वो विकल्प सरल, सहज, सुलभ भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि योग हमारे हर एक पक्ष पर कार्य करता है, हर एक पक्ष पर, भले ही वो व्यावसायिक पक्ष हो या हमारा आध्यात्मिक पक्ष हो, शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, योग अच्छी प्रकार से हर एक पक्ष को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। तो ये है शायद इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा होगा दैनिक जीवन में कि हम योग अवश्य करें। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको योगा में इतना समय हो गया है तो आपका पर्सनली व्यक्तिगत क्या अनुभव रहा? हाँ, व्यक्तिगत क्या अनुभव रहा, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा अनुभव रहा। जब हमने प्रारंभ किया था तो उस समय हमारे पास भी डिग्रियाँ वगैरह नहीं थी, केवल अनुभव ही था। और उसके बाद पश्चात तो हमारे पास अभी डिग्रियाँ वगैरह इकट्ठी कर ली हैं हमने, लेकिन लोगों का साथ मिलता गया और मैं कहूँगा कि कारवां बढ़ता गया। हम लोगों को जैसे जैसे अनुभव होते थे, लोग हमें अनुभव बताते थे कि हमें इस चीज़ तरह का फ़ायदा हुआ, सिर दर्द ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, साइनस ठीक हो गया, वज़न कम हो रहा है, हाइट इंक्रीज हुई है, बीमारियों से हम बच गए हैं, इम्यूनिटी बूस्ट हुई है। इस प्रकार के लाभ जब लोग आके बताते थे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता था और बस उसी बेस पर हम आगे काम करते गए। और आज ईश्वर की कृपा है कि बहुत अच्छा अनुभव हमारा है कि कम से कम 4 से 5 लाख लोगों तक हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पहुंच चुके हैं। बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको योगा में इतना समय हो गया योगा सिखाते तो क्या आपने कोई ऐसी क्रोनिक डिसीज पे काम करा हो जो मतलब योगा ने अच्छा बेनिफिट दिया हो उसमें? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा और बताते समय मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि योग में हमने मतलब मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, करीब 16 से 17 वर्ष हो गए हैं मुझे इस फील्ड में शिक्षण, प्रशिक्षण और परामर्श और चिकित्सा के कार्य हम करते हैं।
जी। तो इसमें हमें बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग मिलते हैं। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और हमने जो सबसे अधिक काम किया है वह किया है कैंसर पेशेंट्स पे। जी। और कैंसर पेशेंट्स पे इसके इतने सुंदर रिजल्ट आए हैं कि बहुत लोगों को हमने देखा कि कैंसर होने के बाद वो सामान्य जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर से सेकंड टाइम उनको कैंसर रिवाइव हो जाता है, थर्ड टाइम भी रिवाइव हुआ बहुत लोगों को। तो ये जो सिम्टम्स आने हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति बगैर दवाओं के अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है। ऐसा हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कैंसर पेशेंट्स के साथ और अधिकांश सभी तरह के कैंसर्स को हमने डील किया है। लोगों की दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। जी हाँ, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और बगैर दवाओं के वो आगे भी स्वस्थ रह पाते हैं। मैं चाहता हूँ क्या मतलब जैसे आपको जैसे रहता है कि डॉक्टर बनना है तो डिग्री की पर्टिकुलर डिग्री चाहिए रहती है, लॉयर बनना है तो डिग्री होना चाहिए, कोर्स जरूरी है। तो क्या मतलब योगा में भी ऐसा होता है कि अगर आपकी डिग्री है तो ये आप मतलब योगा टीचर हो, नहीं तो नहीं हो? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनुभव यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बहुत सारी डिग्रियाँ यहाँ डिस्टेंस कोर्स से भी उपलब्ध होती हैं, लेकिन उन सब का इतना महत्व नहीं है क्योंकि योग प्रैक्टिकल का विषय है। आपने यदि प्रैक्टिकल किया है तो आपके पास उसका जितना अनुभव आ गया, डिग्री उसको आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकती है। डिग्री केवल ये बता सकती है कि आपने 1 वर्ष 2 वर्ष या कुछ समय, जितना भी पर्टिकुलर समय उस डिग्री के लिए लगता है कि इतना समय आपने इस विधा को दिया है, तो वो समय बता सकती है। लेकिन उस समय में आपने कुछ नहीं किया, आप डिग्री खरीद भी तो सकते हैं जी, है ना, लेकिन अनुभव जो है उस खरीदा नहीं जा सकता। वो अनुभव है वो लिया ही जा सकता है। कई लोग देखा जाता है कि लोग देखते क्या रहे कि इनके डिग्री है और इनका डिग्री नहीं सिर्फ अनुभव है, तो कई लोग सिर्फ डिग्री पे जाते हैं कि डिग्री है तो मतलब वो ऑथेंटिक है। नहीं, आज ये सब चीज़ें शायद बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है। काम बोलता है, डिग्री की बजाय काम बोलता है। अच्छी बात है। तो जैसे सवाल समाप्त हो गए हैं तो हम वीडियो का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। मैं सर से आग्रह करना चाहूँगी, सर आखिरी में अगर कुछ लोगों से कहना चाहें, लोग उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, जो भी कुछ जानकारी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा मोटिवेशनल योगी के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, आप उसके माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम इंदौर में ओम योगा टेम्पल नामक संस्था के द्वारा अपनी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। और आप सब ने भी इतने अच्छे प्रश्न, मेरी बात हुई मानस जी से तो बता रहे थे कि करीब 100 से अधिक प्रश्न आए हैं, लेकिन हमने उन सभी का समावेश नहीं किया यहाँ पर। तो इनको जो अच्छे लगे शायद उन्होंने वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, आप ये इनबॉक्स में जाके बता सकते हैं। और इनके प्रयास को सराहने के लिए आप इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियोस मानस जी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बुलाने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें और अगर आपको जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ जानकारी चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी जानकारी आपको साझा करने की कोशिश करेंगे। और आपको कुछ आसनों के बारे में भी जानना हो तो वो भी लाने की कोशिश करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।